हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर कोई चार्ज पे करो तब जाके आपको मिलेगा, तो नो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आपको मिलने वाली है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपका पाठ 3 है कक्षा 9वीं का, और इसके हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि भाई निर्देशांक ज्यामिति से आपके क्लास में एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और यहां पर वैसे वैसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, तो भाई देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और कैसे आपके पूरे बेसिक्स यहाँ पर इसके क्लियर होंगे, जिससे आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आए और तब आप उसको बड़े आराम से कर पाओगे। ओके, चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर, और एक पहला प्रश्न क्या है, तो भाई इसमें कह रहा है भाई कार्तीय तल में, भाई कार्तीय तल होता क्या है, पहले एक चीज देखिए। कार्तीय तल का मतलब जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, कोई भी ग्राफ हमने बनाया, जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये हमने बनाया भाई, ये एक्स अक्ष हो गया और एक वाई अक्ष हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, मान लेना, ठीक है। ये आ गया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जिसमें हम पूरा ग्राफ बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है कार्तीय तल कहा जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु, ये 4 बिंदु हैं, इन चारों बिंदु को आलेखित कीजिए, मतलब ग्राफ में इन्हें दर्शाना है। चलो भाई दर्शा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा है साथ ही ए बी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, ए से बी तक के बीच की लंबाई ज्ञात करनी है, तो भाई वो भी देखेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं ग्राफ पे, ग्राफ पेपर पर आते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई किस अकॉर्डिंग ग्राफ है हमारे पास। हाँ जी, तो यहाँ की बात करते हैं भाई, इसमें जैसे कि इसने ग्राफ पे कहा है बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं जिसमें एक्स और वाई अक्ष बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने लिखा भाई एक्स और वाई अक्ष बनाया है यहाँ पे, जिसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है भाई ये एरो हो गया, ये एरो हो गया, ठीक है। ये भाई आ गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7। भाई इधर की बात करें तो ये नेगेटिव में होगा, -1 -2 -3 -4 और -5, ये लिख दिया। इधर की बात करें तो ये आएगा भाई 1 2 3 4 5 आ गया। इधर की बात करें तो ये आएगा भाई -1 -2 -3 -4। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया, डन। इसमें हमने देखा भाई ये x है और ये आ गया एक्स डैश, ठीक है, ये वाई है और ये आ गया वाई डैश, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया भाई, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें कह रखी है भाई, ये बिंदुएं कह रखी है, तो बिंदुओं को पहले लिखते हैं। ए कितना है, -3 और -3 है, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई ए बिंदु हमें दे रखा है -3 और -3, चलो भाई ठीक है। उसके बाद बी बिंदु की बात करें, वो क्या दे रखा है, तो वो हमें दे रखा है 3 और -3, तो यहाँ पर लिखा हमने 3 और -3, ठीक है। सी बिंदु की बात करें तो ये कितना होगा, तो ये हमें दे रखा है भाई 3 और 3 दे रखा है, तो भाई ये दे दिया हमने 3 और 3 आ गया। और डी बिंदु की बात करें तो ये कितना है, तो ये हमें दे रखा है भाई -3 और 3, तो ये भी लिख दिया हमने। भाई ये 4 बिंदु हमारे पास है, इनको यहाँ पर दर्शाना है, और कैसे दर्शाएं, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले कहा है एक्स, देखो क्या होता है, हमेशा याद रखना, पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है हमेशा, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी निर्देशांक दे रही है, निर्देशांक है, ठीक है, ये निर्देशांक आपको दिया रहे तो उसमें सबसे पहले वाले को x कहते हैं और दूसरे वाले को y कहते हैं, डन। चलो भाई ठीक है। क्वेश्चन में कहा है पहला वाला जो है -3 है और -3 है, मतलब x का मान -3 है और y का मान भी -3 है। तो भाई यहाँ से हम देखते हैं भाई, ये तो शून्य होता है, यहाँ से -3 मतलब इधर आए, और इसमें y को भी -3, y का है -3 यहाँ पर है, तो यानी इसको नीचे आए तो यहाँ पर लेके आएंगे भाई, ये बिंदु जो आ रहा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है आपके पास, तो इसे कहेंगे हम ये -3 और -3 आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो y भी -3 है और x भी -3 है, भाई है बिल्कुल। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई अगला क्या है, तो b का मान, तो b के मान की बात करते हैं तो x 3 है और y -3 है, यानी इसमें क्या गए, x गए 3 पर और y गए -3 पर, मतलब ये बिंदु आ गया, ठीक है, जिसको हमने लिखा भाई 3 और -3। भाई x देख रहे हो, x यहाँ पर 3 पर गया है, और नीचे आने का मतलब क्यों था, क्योंकि y -3 था, वो नीचे आ गया, डन। चलो भाई ठीक है। इस बिंदु को हमने लिखा था a, ये बिंदु आ गया b,
ठीक है। उसके बाद सी की बात करें तो x 3 है और y 3 है, तो यहाँ हमने देखा भाई x 3 पे गए और y भी 3, दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों इसी साइड जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, जो कि हम लिख सकते हैं 3 और 3 आ गया। चलो भाई ठीक है, 3 और 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो x -3 है और y 3 है, तो भाई यहाँ पर हमने देखा x जो है वो -3 है और y कितना है 3 है, यानी ये बिंदु आएगा। भाई ये बिंदु हमने लिख दिया, x 3 है, सॉरी -3 और y 3 है, ये आ गया। ये हमारा C था और ये हमारा D आ गया। भाई ये चीज़ आ गया, ये चारों बिंदु को हमने यहाँ पर दर्शा दिया। जैसे कि इसने कहा था कि ABCD को आलेखित कीजिए, तो आलेखित हमने कर दिया, यहाँ पर ये आ गया, आ चुका है। ठीक है, चलो भाई अब इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या बन रहा है यहाँ पे, भाई इसको अगर ज्वाइन किया जाए तो क्या बन रहा है, तो भाई यहाँ से हमने देखा एक तो ये रेखा गई, ठीक है, उसके बाद ये रेखा गई, उसके बाद ये आ गया, भाई ये पॉइंट आ गया। चारों को अगर हम मिलाते हैं तो एक वर्ग जैसा आपको दिख रहा है, भाई वर्ग दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल दिख रहा होगा वर्ग। ठीक है, ये हमारे पास वर्ग आ गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि भाई यहाँ पर हमने देखा भाई हल में जब a कितना है -3 है, b कितना है 3 और -3 है, ठीक है, और c कितना है 3 और 3 है, और d कितना है -3 और 3 है, तब A B C D एक वर्ग है। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, एक वर्ग हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यह साथ ही रेखा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी हमें कहाँ दिख रहा है, भाई ए बी हमें दिख रहा है ये, अब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई की बात करें तो कैसे लंबाई ज्ञात होगी, तो यहाँ पर ये इसमें इस रेखा में क्या बदल रहा है, देखो ऊपर या नीचे आने का मतलब है कि y में बदलाव होगा। जैसे आप देख रहे हो भाई यहाँ से ऊपर गया तो भाई -2 हो जाएगा, नीचे गया तो -4 हो जाएगा, यही बदलाव हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे चल रहा है तो क्या y में बदलाव होगा, तो y में कोई बदलाव नहीं है। जब y में बदलाव है तो y कोई दूरी बता ही नहीं सकता। ठीक है भाई, अब इसमें बदलाव किस चीज़ में हो रहा है, तो भाई x में बदलाव हो रहा है। तो x यहाँ से यहाँ तक क्या बदला, तो x पहले -3 था, अब 3 आ गया, और -3 और 3 के बीच का अंतर कितना है, मतलब उनकी दूरी कितनी है। तो हम बात करें भाई -3 और 3 के बीच की दूरी आ रही है, तो हम उसको घटा के देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है दो संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं, तो घटा के निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा 3 में, एक मिनट, 3 में से हम अगर माइनस करते हैं -3 को, तब जाके उनके बीच का अंतर निकलेगा, जो कि 3 + 3 यानी 6 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं इनके बीच की दूरी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो यहाँ पर ये 6 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी की लंबाई जो है, ए बी की लंबाई जो आ रही है वो कितनी है, 6 इकाई है। ठीक है, ए बी की लंबाई 6 इकाई है, और ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। ठीक है, इसको तो कुछ करना नहीं था, यहाँ पर इसको कोई जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई ABCD है, ये एक वर्ग बना रहा है, उसमें ए बी की लंबाई जो आ रही है वो 6 इकाई आ रही है, और वो क्यों आ रही है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं वो किस तरीके का है। यहाँ आपने देख लिया है इस क्वेश्चन में कि भाई कैसे हम निर्देशांक को निरूपित करते हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है, और कैसे वो आकृति बनी है, और कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर पाते हैं जब वो रेखा समांतर होती है x या y एक्स के। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है निम्नांकित आकृति ग्राफ, ये ग्राफ में दे रखा है, को ध्यानपूर्वक देखकर पूछी गई राशियों को लिखिए, मतलब पूछी गई चीजें उसको लिखना है। तो इसमें पहले क्या कह रखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने, ए जो है उसके निर्देशांक। अब ए के निर्देशांक की बात करें तो ए आपको कहाँ दिख रहा है, तो भाई ए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई एक्स पर बिंदु क्या है, यह आ रखा है -7 है, और यहाँ पर कितना है तो 4 है, ये 4 आ रहा है। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं -7 से गया और 4 से गया, यानी इसमें आएगा -7 और 4 आएगा। ठीक है भाई, -7 और 4 आएगा, और वो क्यों आएगा -7 और 4, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। ठीक है, तो भाई x पर ये -7 पर है और y पर 4 पर है, तब जाके a यहाँ पर कट रहा है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -7 और 4। तो a के निर्देशांक क्या आ रहे हैं, तो -7 और 4 आ रहे हैं।
भाई ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसने कहा है डी का एक्स निर्देशांक क्या होगा डी के अंदर। अब भाई डी की बात करें तो डी हमें यहां दिख रहा है। अब डी की बात करें तो डी में एक्स कितना है 4 है और वाई कितना है तो 5 है। भाई यही है, इस पर पहुंचने के लिए भाई एक्स पे 4 जाना पड़ा, ठीक है, और वाई पर 5 है। भाई यही है, ठीक है, तो हमने एक्स 4 लिखा और वाई 5 लिखा। अब यहाँ की बात करें भाई एक्स 4 और वाई 5, तो इसने तो पूछा है सिर्फ एक्स के निर्देशांक चाहिए, तो एक्स का निर्देशांक क्या होगा, तो सिर्फ एक्स, यानी कि सिर्फ 4 लिखना है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं क्या, भाई सिर्फ 4 लिखा है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 4 निर्देशांक वाला बिंदु कहाँ है, मतलब x 5 और y 4, तो भाई x 5 हम गए तो यहाँ पर गए और y 4 मतलब यहाँ पर गए, तो ये बिंदु आ रहा है। ठीक है, और ये बिंदु क्या आ रहा है 5 और 4 आ रहा है, और यही हमें याद करना था। और उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर b लिखा हुआ है। अब b लिखा है इसका मतलब इसके निर्देशांक वाला बिंदु b है। ठीक है भाई, चलो भाई ये भी हो गया यहाँ पे। अब इसने कहा है बिंदु C का y निर्देशांक, C आपको कहाँ दिख रहा है, तो C यहाँ पर दिख रहा है, इसके y निर्देशांक देखने हैं। y की बात करें तो पहले तो इसके निर्देशांक लिखते हैं। भाई x है -3 और y है -2। ठीक है, अब इसके x और y हमारे पास ये -3 और -2 है, और अभी इसने पूछा है y के निर्देशांक, और y वाला क्या है, तो y वाला दूसरा होता है जो कि -2 है। तो हमने यहाँ पर लिखा y के निर्देशांक -2 है। ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि कैसे हम किसी के निर्देशांक ग्राफ में देखकर पहचान सकते हैं। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो किस तरीके का होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा है आलेख कागज, ग्राफ पेपर, मतलब ग्राफ पेपर के आलेख खींचना है। ठीक है, आलेख पर बिंदु ये चीज P2 4 को आलेखित कीजिए। अब x अक्ष तथा y अक्ष में P के परावर्तन को आलेखित कीजिए, मतलब P के परावर्तन को, परावर्तन मतलब क्या है, तो परावर्तन का मतलब जैसे कि हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो हमारा परावर्तन दिखता है शीशे के पीछे हम दिख रहे होते हैं, वैसे ही अगर इस बिंदु को हम रखते हैं तो उसका परावर्तन कहाँ दिखेगा। भाई ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार भी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आ ही जाता है, तो इसको भी देखते हैं यहाँ पे। तो भाई इसमें पहले देखा है परावर्तन को आलेखित कीजिए तथा इन्हें क्रमशः QR से व्यक्त कीजिए, मतलब इनको QR से व्यक्त करना है। इस प्रकार बने त्रिभुज के प्रकार का नाम लिखिए। भाई इस प्रकार के बने त्रिभुज के प्रकार का नाम लिखना है और देखना है भाई त्रिभुज कैसे बन रहा है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं इसमें किस तरीके से होगा। तो इसके लिए हम बनाते हैं ग्राफ, एक ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे। ये हमने बनाया, ठीक, ये आ गया हमारे पास। इसमें बिंदु क्या लिया भाई 2 और 4, तो ठीक है भाई 2 और 4 के लिए इतना 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। इधर की बात की जाए तो 1 माइनस का -2 -3 और -4। उसके बाद यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 और -4। ठीक है भाई, ये आ गया x, ये आ गया x डैश, ये आ गया y और ये आ गया y डैश। चलो भाई ठीक है, इतनी चीज आ गई हमारे पास। अब इससे कहा है बिंदु क्या, तो बिंदु कहा है 2 और 4, तो 2 और 4 बिंदु कहाँ पर आएगा, तो 2 और 4 की बात करें तो x 2 है और y 4 है। भाई ये बिंदु आ गया। ठीक है, ये हमारे पास P बिंदु है जो कि 2 और 4 है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इसने कहा है इसको आलेखित कीजिए, वो जो कि कर दिया हमने। अब कहा है अब x अक्ष और y अक्ष पे में P का परावर्तन को आलेखित कीजिए। यानी अब ये कह रहा है कि अगर मैं x अक्ष को दर्पण मान लूं तभी तो परावर्तन होगा। भाई इसको दर्पण मान ले तो इसकी इमेज इसके नीचे दिखेगी। भाई इसकी जो परछाई है वो, मतलब इसका जो आकृति है, इमेज जो है वो नीचे दिखेगी। अब नीचे देखने का मतलब कितना है, तो हमें पता है जब शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, जितना शीशे से हम दूर रहते हैं उतना ही अंदर दूर इमेज बनती है, यही होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगा, ये जितनी दूर ऊपर है उतनी दूर नीचे होगा, यानी ये अगर 4 ऊपर है तो 4 नीचे आएगा, तो ये बिंदु आएगा। ठीक है, ये बिंदु आ गया किसका, तो x अक्ष का परावर्तन जो आया है वो यहाँ पर आया है, और इसको हमें क्या मानना है, तो q और r मानना है, तो हमने इसको q मान लिया। ठीक है भाई, ये q आ गया, और इसका बिंदु कितना है, तो x आपके पास 2 है और y कितना है -4, तो भाई ये 2 और -4 आ गया, ये q बिंदु आ गया। डन, ये तो हमने करा x अक्ष पे परावर्तन कर दिया। अब अगर हम इसमें y अक्ष पे परावर्तन मतलब y पे करें तो ये जितना इधर है उतना ही इधर आएगा, तो इधर ये 2 आगे है तो इधर भी ये 2 आगे इधर होगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, और इसको लिख सकते हैं क्या, तो ये आपका पास हो जाएगा x -2 हो जाएगा। ठीक है, और y कितना हो जाएगा, तो y की बात करें तो y 4 हो जाएगा। भाई ये आ गया। ठीक है, अब इसका बिंदु क्या रखा गया है, तो भाई q है और r रखा जाएगा, तो हमने इसको r लिख दिया।
ठीक है भाई। अब इसने ये क्या है, व्यक्त कीजिए, व्यक्त हमने कर दिया। इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। मतलब अब जो त्रिभुज आपके सामने बना हुआ दिख रहा है भाई, हमने देखा यहाँ त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज को मैं अगर बनाता हूँ तो कुछ ऐसा त्रिभुज है। एक मिनट, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये बना, ये आप देख सकते हो त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज कैसा बना है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिख रहा है भाई। आप यहाँ देखोगे कि भाई ये जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण मतलब ये त्रिभुज कैसा बन गया, तो ये त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हल में भाई P इतना है, 2 4 है, तब x अक्ष का परावर्तन जो कि हमने q माना है, और एक q हमारे पास कितना है, तो q की बात करें तो ये 2 और -4 आया है, तो हमने यहां पर लिखा 2 और -4 है। ठीक है, तथा y अक्ष का परावर्तन जो कि r है, और r के लिए क्या चाहिए है, तो r हमारे पास आ गया -2 और 4, तो ये हमने यहाँ पर लिखा -2 और 4 आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है, ये दो चीजें आ गई यहाँ पर भाई, -2 4 और 2 और -4, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है भाई त्रिभुज की बात करें, तब त्रिभुज पी क्यू आर में भाई, तब त्रिभुज पी क्यू आर में आप देख सकते हो कोण P जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहां पर लिखेंगे भाई क्या, भाई कोण P जो है वो 90 डिग्री का आ गया। चलो भाई ठीक है, कोण P 90 डिग्री का आ गया। और कोण P 90 डिग्री का आने का मतलब क्या हुआ भाई, कोण P हमारा 90 डिग्री का आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तब त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है भाई। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, त्रिभुज के प्रकार के बारे में पूछा गया था, और प्रकार हमने बता दिया कि समकोण त्रिभुज है। नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके चलो भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखना कि भाई कैसा त्रिभुज बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का है तो उसे समकोण त्रिभुज ही कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे हमने उसके परावर्तन को देखा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि परावर्तन कैसे हो सकता है। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सीखा कि एक्स का परावर्तन कैसे होता है और वाई का कैसे होता है, दोनों तरफ परावर्तन कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको खुद से दोबारा जरूर ट्राई करना। ओके चलो भाई, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है, दी गई आकृति में एक शीर्ष के निर्देशांक लुप्त हैं। भाई एक शीर्ष के निर्देशांक लुप्त है, मतलब इसके निर्देशांक लुप्त है। यहाँ पे ये भाई एक्स और वाई कर दिया। ठीक है भाई, लुप्त हैं, लुप्त निर्देशांक ज्ञात कीजिए अगर कोण सी जो 90 का है, ये कोण सी जो है वो 90 का है, तो फिर उस कंडीशन में हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखो क्या चीज़ है, अगर ये 90 डिग्री का आ रखा है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर अगर मैं इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष मानूँ, मतलब कि कैसे माना जाए भाई, यहाँ पर मान लो कि मैंने इस तरह से खींचा और इस तरह से खींचा, ये रेखा खींच दी हमने पूरी। ठीक है, ये इस तरह से खींच दिया, उस कंडीशन में हम देख रहे हैं। तो भाई ये क्या दिख रहा है आपको भाई, इस तरह से तो नहीं खींच पाएंगे इसको, क्योंकि ये हमारे पास 0 0 नहीं है, और अगर इसको x और y मांगे तो 0 मानना पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है, इसमें देखेंगे ये जो है ये x अक्ष के समांतर है, क्योंकि ऐसे जो रेखा होती है, ऐसे जो रेखा होती है वो x के समांतर होती है, और जब x के समांतर होगी तो सिर्फ x का बदलाव होगा, y का बदलाव नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई y अगर 7 है तो यहाँ पर जो y है वो 7 ही रहेगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो y के समांतर होगा, ये y के समांतर होगा, और अगर ये y के समांतर है तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो उस अकॉर्डिंग इसमें x में बदलाव नहीं होगा, तो फिर x क्या होगा, तो x सेम टू सेम 2 है तो 2 ही रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 और 7 आ रहा है इसका आंसर। तो यानी मैं इसमें क्या कर सकता हूं भाई, इसके हल में लिखते हैं, हल में इसमें लिखेंगे क्या भाई, सी बी समांतर होगा किसके, x अक्ष के। ठीक है भाई, x अक्ष के समांतर है, तब अब इसमें तब हम लिख सकता हूं भाई ये x अक्ष के समांतर है, तब क्या होगा, y में कोई बदलाव नहीं होगा, y निर्देशांक जो है में कोई बदलाव
नहीं होगा। ठीक है भाई, तब हम कह सकते हैं y निर्देशांक में कोई बदलाव नहीं होगा। डन। और उस कंडीशन में हम कहेंगे तब c में आ जाएगा हमारे पास x तो x है और y की जगह हमारा 7 ही आएगा। भाई y में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी ये 7 है तो ये 7 ही आएगा। डन। चलो भाई ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे इसी तरह, हम यहां पर लिखेंगे CA जो है वो समांतर है y अक्ष के। ठीक है भाई, ये y अक्ष के समांतर हो गया। अब अगर CA ये रेखा y अक्ष के समांतर आ गया, y अक्ष के समांतर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसमें x में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे तब x निर्देशांक में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है भाई, तब हम कहते हैं x अक्ष में कोई x के निर्देशांक में कोई बदलाव नहीं होगा। उस कंडीशन से c का मान जो आएगा वो कितना आएगा भाई 2 है और ये y आएगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम बस x फाइंड कर पा रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हम y फाइंड कर पा रहे हैं। और यहां से समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। भाई इन दोनों से हम लिख सकते हैं, देखो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसके पास x नहीं है इसलिए इसके पास है, इसके पास y है इसके पास y नहीं है, दोनों को आपस में लिखा जाए, जुड़ जाए तो भाई 2 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा, यानी c का मान क्या हो जाएगा? तब लिख सकते हैं भाई c जो हो जाएगा वो 2 और 7 हो जाएगा और यही इसका आंसर है। डन। तो यही इसका आंसर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है बिंदुओं ए बी सी डी। भाई ये ए बी डी सॉरी 3 ही है, सी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है भाई, एक वर्ग है ए बी सी डी के 3 शीर्ष बिंदु जो आपको दिए हुए हैं। आलेखित कागज पर इन बिंदुओं का आलेखन कीजिए तथा शीर्ष बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यहाँ पर ये चीज़ें है भाई, एक सी को मिसिंग कर दिया और सी कैसे मिलेगा उसको देखते हैं भाई। इसके लिए हम इसके ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ पर आएंगे तो ग्राफ में सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या, तो भाई पहले हम इसमें लिख देते हैं इसके निर्देशांक जो a है 5 3 है, b है भाई a दे रखा है 5 3, b दे रखा है -2 और 3, भाई b इतना ही है ना, -2 3 ठीक है। और d जो दे रखा है वो 5 और -4 है। और c जो दे रखा है वो हमें नहीं पता, वो x और y है कुछ, ये हमें नहीं पता है। ठीक है भाई, और इसके बाद हमें क्या रखा है, ये एक वर्ग है ए बी सी डी एक वर्ग है, ये चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके निर्देशांक बनाता हूँ। निर्देशांक बनेंगे कैसे, तो भाई इसमें हमने बनाया पहले भाई कितना है 5 तक जा रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई ये आ गया, ये आ गया, ये भाई 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया भाई 1 2 3 4 5। यहाँ पर देख सकते हैं भाई -1 -2 -3 -4 और -5। इधर की बात करें तो भाई -1 -2 -3 और -4। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया। डन। अब क्वेश्चन में जो कह रखा है उसके अनुसार हम यहाँ पर बिंदु को दर्शाना शुरू करते हैं। दर्शाएंगे तो भाई कैसे आएगा, तो भाई यहाँ पर हमने देखा a का मान है x, a का मान है क्या 5 और 3, यानी x आता है 5 और y आता है 3, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा। भाई ये बिंदु हमने लिखा a जो कि आ गया 5 और 3। ठीक है भाई, दूसरा बिंदु है b का मान है -3 सॉरी b जो है -2 और 3 है, मतलब x का मान -2 आया और y का मान 3, मतलब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है भाई, ये बिंदु जो आया वो क्या है -2 और 3 है और ये बिंदु आपका b है। ठीक है, c बिंदु हमें नहीं पता और d बिंदु कितना है x 5 है y -4 है। तो भाई x 5 है और y -4 है, मतलब नीचे आ गया भाई, यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, ये 5 आ गया और -4 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया और ये हमारा d बिंदु है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
ठीक है, ये आ गया। और अब हमें ज्ञात करना है सी कितना, तो अब हमें पता है कि ये वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है, तो वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर होती है, यही होता है। तो भाई ठीक है, अब हमने देखा भाई इस दोनों बीच की दूरी कितनी है, तो भाई यहां से यहां तक देखे तो भाई x माइनस 2 और 5 है, यानी मैं बात करूं 5 माइनस में माइनस 2 तो कितना आएगा 7, मतलब इसकी दूरी 7 आ रही है, क्योंकि भाई वाई में तो कोई दूरी नहीं है, 3 में से 3 गया 0, वो तो सेम है, ठीक है। लेकिन इस -2 से वो 5 तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक जाने के लिए -2 से 5 तक जा रहे हैं, मतलब उसको 7 दूरी तय करनी पड़ रही है, तो ये 7 है। यहां की बात करें तो भाई देखो यहां पर y चेंज हो रहा है, x तो सेम है भाई, y जो है 3 से -4 तक गया, ठीक है, 3 से -4 मतलब 3 ये हो गया और -4 ये हो गया, यानी दोनों 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, मतलब इसकी दूरी 7 हो जाएगी, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम इसको माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है। तो भाई इन दोनों को हमने जोड़ा, टोटल 7 आ रहा है, ठीक है भाई 7 आ रहा है। अब एक चीज देखिए भाई, यहां से जब मैं यहां तक ट्रेवल किया तो क्या y बदला है इसमें, तो y सेम है भाई, यहां भी y 3 था, यहां भी y 3 है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी जब ऐसे चेंज होते हैं तब y में कोई बदलाव नहीं होता, तो उस कंडीशन में यहां से जब इधर आएंगे 7, तो भाई इसकी बात करें तो यहां पर भी एक बिंदु आएगा जिसमें हम देखेंगे भाई y में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है भाई। पहले मैं लिख देता हूं यहां पे भाई, इससे जब इधर आओगे तो y में कोई बदलाव नहीं होगा, y -4 ही रहेगा, ठीक है भाई। इधर के बात करते हैं, इससे जब चेंजेस होंगे, जैसे आपने देखा यहां से यहां गए तो x में कोई बदलाव नहीं हुआ, 5 ही तो 5 ही रह गया, तो ऊपर से जब नीचे आओगे तो x में भी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी पॉइंट आएगा -2 और -4 आएगा, ठीक है। और इसमें देख लो भाई x -2 और y -4, मतलब ये बिंदु यहीं पर आएगा, और ये आपका आ जाएगा C बिंदु, जो कि आएगा -2 और -4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको कैसे लिखा जाए, तो कैसे लिखने की बात करें तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि भाई ये इसमें जो हमारे पास DC है, जो ये DC है वो समांतर होगा x अक्ष के, ये x अक्ष हमारा है इसके समांतर होगा, जैसे मैं x अक्ष यहां पे लिख सकता हूं, ये हमारा x था और ये y था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई x अक्ष के समांतर क्या है, DC है, ये चीज है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या भाई, क्वेश्चन में यहां पर जो हल आएगा तो यहां पर लिख सकते हैं भाई DC जो है वो समांतर है x अक्ष के, ठीक है, x अक्ष के समांतर है। और समांतर होने की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, तो समांतर होने की वजह से इसमें हम लिख सकते हैं भाई तब इसमें देखो DC के अंदर ये समांतर है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि भाई इसके जो y अक्ष का बिंदु है वो नहीं बदलेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें तब y निर्देशांक समान रहेंगे, ठीक है, ठीक है, y निर्देशांक समान रहेंगे, इसका मतलब मैं y का मान कितना ले सकता हूं, तो -4 ले सकता हूं, तो y का मान कितना आ गया, -4 हो गया। उसके बाद की बात करें तो क्या होगा भाई, यहां पर BC जो है वो y अक्ष के समांतर है, तो यहां पर लिखेंगे भाई BC जो है समांतर है y अक्ष के, ठीक है, y अक्ष के समांतर है, तो हम यहां लिख सकते हैं तब y निर्देशांक x निर्देशांक। अब भाई अगर y अक्ष के समांतर है, जैसे कि आपने देखा y अक्ष के समांतर है, y के समांतर है, तो इसमें x में परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे इसकी बात करें इसमें x में परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहां पर भी हम लिखेंगे क्या कि भाई इसमें x में परिवर्तन हुआ, तब x निर्देशांक निर्देशांक है समान रहेंगे, ठीक है भाई। यहां पर भी हमने देख लिया BC जब y अक्ष के समांतर है, जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं भाई ये BC, मैं इस लाइन की बात करूं, ये BC जो है वो अगर इसके समांतर है तो इस कंडीशन में क्या हो, चलो पहले हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, रेखा खींच लेते हैं, तो भाई मैंने इसको मिलाया पहले ये, फिर यहां से मिलाया ये हमारे पास आ गया। आप यहां देख सकते हो ये BC जो है वो y अक्ष के समांतर, और समांतर होने की कंडीशन हमने देखा कि भाई इसका x बिंदु जो है वो सेम रहेगा, तो हमने यहां पर देखा तब इसका x बिंदु सेम, x निर्देशांक समान रहेगा, यानी x बराबर में कितना आ रहा है, तो -2 ये आ जाएगा। अब -2 आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि भाई C के बिंदु क्या कहे भाई -2 और -4, x -2 और y -4, तो यहां पर लिखेंगे तब C हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 और -4 आ जाएगा,
डन। तो ये चीज हमें ज्ञात होगी भाई, सी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है भाई, अब कहा है वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा जाए क्षेत्रफल जो है वो ABCD का क्या होगा। तो हमें मालूम है अगर ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा भाई, ये जो भुजा होगी ये भुजा का वर्ग होगा भाई, ये इसका फॉर्मूला होगा। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई इसकी भुजा क्या है, तो भुजा की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई B से C दूरी करो या B से A की दूरी करो, भाई कोई सी भुजा ले लो, हर तो भुजा बराबर होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई इन दोनों की बात करें तो भाई इसमें x का बदलाव -2 से 5 तक गया, जो कि मैंने बताया था 7 था, यानी इसके बीच की दूरी 7 है, यानी एक भुजा B A भुजा 7 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD, या फिर वर्ग ले देते हैं, वर्ग ABCD में BA या फिर AB कह सकते हैं, AB कितना है 7 का है। ठीक है भाई, अब ये 7 का है तो यानी भुजा इसकी 7 आ गई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, ये 7 का वर्ग आएगा, और इसे कह सकते हैं भाई 49, यानी 49 वर्ग इकाई। भाई 49 वर्ग इकाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। डन। तो यहां पर हमने देखा भाई हमें चाहिए था वर्ग का क्षेत्रफल जो कि भुजा का वर्ग होता है, और एक भुजा 7 की है तो 7 का वर्ग किया, और हमारे पास चतुर्भुज जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल आ चुका है। डन। और अगर आपको इसके अंदर यूनिट ना दे रखी हो, भाई सेंटीमीटर मीटर कुछ ना दे रखा हो, तो उस कंडीशन में आपको वर्ग इकाई लिखना अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डन, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में क्या दिया हुआ है, तो दी गई आकृति में क्षेत्रफल AOB कहाँ दिख रहा है हमें, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है AOB, ये वाला क्षेत्रफल जो है AOB का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज OPQ के, इन दोनों का क्षेत्रफल समान है। चलो भाई ठीक है, समान है। तो बिंदु A की कोटि ज्ञात कीजिए। भाई A जो है, A कहाँ पर है भाई, A की कोटि मतलब भुज होता है और कोटि। देखो एक चीज याद रखना कि हमें पता है एक x होता है और एक y होता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, तो ये आपका भुज है, ठीक है, और इसे कहा जाता है कोटि, ये इसको याद रखना। ठीक है भाई, x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है, ये याद रखना। और यहाँ क्वेश्चन में कहा है a की कोटि ज्ञात करनी है। कोटि का मतलब क्या है, ये जो a निर्देशांक है उसकी कोटि, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इसको ज्ञात कर लेते हैं। अब ये कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर आते हैं भाई, इसमें हमने देखा भाई हल में आते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई क्षेत्रफल AOB बराबर है क्षेत्रफल OPQ। भाई ये दो चीजें बराबर हैं, यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई इसका क्षेत्रफल जो है, ये इसका क्षेत्रफल जो है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये क्या रखा है। अब इसमें देखो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई ये तो x अक्ष है, ठीक है, और ये y अक्ष है। ठीक है भाई, अब उस कंडीशन से ये तो आएगा 0 0, भाई 0 0 आएगा। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखा हमने ये इस साइड गया मतलब -2 गया। इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर x आएगा -2 और y आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई -2 ऊपर -2 ही है, भाई नीचे भी यहाँ पर -2 होगा। डन, चलो भाई ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर ये कितनी दूरी गया है, तो भाई x जितना है उतना, मतलब x का मान यहाँ पर b की जगह कहा जाए तो 3 आएगा। ठीक है, और y की बात करें तो वो 0 आएगा, क्योंकि x अक्ष पर y तो 0 होता है। डन, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की आधार कितना है तो 2 है, इसका आधार कितना है तो 3 है, ये चीज आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई इसके अंदर, ये तो प्रश्न के अनुसार था, तथा हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई OQ जो है वो 2 का आ गया, और हमारे पास OB जो है वो 3 का आ गया। ठीक है भाई, यहाँ से हम देख सकते हैं भाई OQ जो है वो 2 का है और OB 3 का है, क्योंकि O से Q तक जाने के लिए 2 चलना पड़ा। -2 का मतलब माइनस मत लिखना, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, माइनस नहीं होती। तो भाई -2 है तो भी प्लस लिखना है, इधर +3 है तो भी प्लस लिखना है। चलो भाई ठीक है। अब इसकी बात करें भाई ऊंचाई की, ये ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई की बात करें तो भाई यहाँ से जो ऊंचाई होती है वो दर्शाता है y अक्ष दर्शाता है। तो भाई इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से ऊपर तक y कितना है 6 है, यानी यहाँ पर 6 आ रहा है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई QP जो है वो 6 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या,
भाई क्यूपी जो है वो आ रहा है 6, ठीक है। और उसके बाद यहाँ की बात करें भाई, इसकी जो ऊंचाई है वो भी y बता रहा है, और इसकी ऊंचाई क्या है तो भाई ए बी है, और ए बी कितना दे रखा है आपको, तो भाई ए बी का मान दे रखा है a प्लस में 1 दे रखा है, ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमें पता है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो उस कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं इसमें, तो इसमें लिख सकते हैं भाई 1/2, और आधार कितना है भाई, आधार की बात करें तो ओ क्यू आएगा, गुण में ऊंचाई कितनी है, क्यू पी आएगा, ठीक है। इस साइड की राइट साइड की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसका आधार है क्या, तो इसका आधार है ओ बी, और उसकी ऊंचाई कितनी ए बी, तो हम इसका कहेंगे 1/2, ठीक है, और ओ बी आ गया और गुने में ए बी आ गया, भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई 1/2 से 1/2 कट गया, चलो भाई ओ क्यू की बात करें तो ये 2 है, क्यू पी की बात करें तो ये 6 है, यहाँ की ओ बी की बात करें तो ये 3 है, और ए बी की बात करें तो ये ए प्लस में 1 है, भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखा 6 दूनी 12 आ गया, भाई इसको अंदर गुना करेंगे 3 एकम 3 3 ए प्लस में 3 आ गया, ठीक है। इस 3 को उठा के इधर लाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, और बराबर में 3 ए है, ठीक है भाई। और यहाँ से अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो भाई 9/3 आ जाएगा, और 3 तिया 9 आ गया, और ए का मान 3 आ चुका है, ठीक है भाई, ए का मान 3 आ चुका है। अब ए के मान 3 की बात करें तो यहाँ पर ए का मान 3 आ गया है। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा था भाई ए की कोटि ज्ञात कीजिए, और ए की कोटि क्या थी, तो ए की कोटि की बात करें वो a+1 था, तो यहाँ पर फाइनली लिखेंगे क्या भाई, तब ए की कोटि क्या होगी भाई, ये आपके पास है भाई a प्लस में 1 है, और a को हमने निकाला हुआ है 3, मतलब क्या आ गया भाई 3 प्लस में 1 आ गया, यानी 4 आ गया, और 4 इकाई लिखेंगे, और यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। 4 इकाई लिखेंगे, यही इसका आंसर हो गया, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कि हमने देखा भाई दोनों के क्षेत्रफल बराबर करें, और उसके अनुसार हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, डन। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो भाई यहाँ हमें दे रखा है P जो है वो AB दे रखा है, चलो भाई बहुत बढ़िया, AB दे रखा है। AB के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि कोटि भुज का दुगना है। इसने कहा है कोटि जो है भुज का दुगना है। हमने क्या देखा भाई, ये हमारे पास क्या था, भुज, और ये है कोटि, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है बिंदु ए बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि कोटि जो है भुज का दुगना है, यानी प्रश्न के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई कि जैसा कि कहा है भुज जो है, भुज मतलब ये ए जो है, ठीक है, सॉरी कोटि जो है, कोटि क्या है, बी है, कोटि जो बी है वो भुज का दुगना है, भुज का दुगना मतलब 2a आ जाएगा, इसने क्या रखा है, जबकि कोटि जो है भुज का दुगना है, तो भाई ऐसे लिखा जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद कहता था निर्देशांकों का योग ज्ञात की, योग जो है वो 12 है माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कह रखा है कि a प्लस बी जो है वो कितना दे रखा है भाई -12 है। निर्देशांकों का योग मतलब a और b का योग जो है वो -12 आपको दे रखा है, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसने क्या कहा है भाई, इसने कहा है भाई निर्देशांक हमें P A B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब यहाँ कहा है ये निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे भाई, A B का मान, तो यहाँ से B के मान को उठाकर इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पर लिखेंगे भाई समीकरण 1 से B का मान 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से b का मान 2 में रखने पर क्या होगा, तो एक में b का मान कितना है, 2a है, तो भाई यहाँ पर लिख सकता हूँ a प्लस में ये 2a आ जाएगा, और बराबर में -12 आ गया। चलो भाई ठीक है, इसको जोड़ा तो ये आ गया 3a बराबर में -12 आ गया, और a का मान निकालना चाहें तो ये आ रहा है -12 और बटे में 3 आ रहा है, और 3 चौक 12 आ गया, और यहाँ पर हम कह सकते हैं a का मान कितना आ गया, -4 आ गया, डन। भाई a का मान -4 आ गया। अब भाई a -4 आ गया, उसको हम कहीं रखते हैं, तो भाई a के मान को उठाकर समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमने यहाँ पर रखा भाई a का मान, ठीक है, समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, a के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो भाई 1 में रखने पर हम देख सकते हैं भाई b बराबर में आ रहा है 2 गुने में a क्या है -4, ये आ गया यानी -8, और b का मान -8 आ गया। चलो भाई ठीक है, b का मान -8 आ गया और a का मान -4 है। अब इन दोनों को हम देखेंगे क्या a और b का मान आ गया, तो आ चुका है, तो हम यहाँ पर कहेंगे तब
बिंदु P, ये क्या है भाई, ए बी है, मतलब -4 और -8 है। ठीक है, ये हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसमें थोड़ी सी सिचुएशन बताई थी, नेक्स्ट आंसर पहले सुन लो भाई। इसमें थोड़ी सिचुएशन बताई है कि भाई भुज जो है कोटि का दुगना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तो अब आप नहीं घूमोगे, अब आपको घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मैंने घुमा दिया है यहाँ पे कि भाई घुमा के आपको क्वेश्चन चीज़ें बता दी कि भाई आप घूम के आ चुके हो ऐसे क्वेश्चन के द्वारा। तो अब आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है। ठीक है, अब सारे रास्ते आपको पता चल गए हैं और अब आप बड़े आसानी से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो, घूम सकते हो। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन तो हमने हो कर ही लिया है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न नंबर 8 है, जिसमें कह रखा है किस बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। भाई यहाँ पर हम देखेंगे कोई भाई ये जो बिंदु आपको दे रखे हैं ये किस चतुर्थांश में है। अब पहले चर्चा करते हैं भाई चतुर्थांश किस हिसाब का होता है, कैसे क्या होते हैं चतुर्थांश। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ भाई, हमने यहाँ पर सबसे पहले बनाया भाई एक्स और वाई अक्ष बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बना देते हैं भाई, ये हमने बनाया एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष बनाया। चलो भाई ठीक है, इसमें अगर आपको पता होगा, जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ भी लिया, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, हमने जो ग्राफ बनाए थे कि भाई इस साइड प्लस होता है 1 2 3 और ऊपर भी प्लस होता है 1 2 3, और भाई इधर नेगेटिव होता है -1 -2 -3, और इधर नेगेटिव होता है -1 -2 और -3। भाई ये चीज़ होती है। डन। इसमें 4 चतुर्थांश है, मतलब 4 इसके कोने हैं, और वो क्या क्या चीज़ है। तो भाई एक ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। भाई ये 4 चतुर्थांश आ चुके हैं। ओके, अब इसमें देखना है भाई क्या कहाँ कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं कोई बिंदु लेता हूँ तो x 2 आ रहा है, y 1 आ रहा है, मैं यहाँ बिंदु ले लिया। ठीक है, तो भाई दोनों तो पॉजिटिव आएंगे, मतलब इस वाले चतुर्थांश में आने के लिए x भी पॉजिटिव चाहिए, y भी पॉजिटिव चाहिए, तब जाके भाई दोनों प्लस होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, तब जाके यहाँ पर आ पाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, इधर की बात करें तो भाई x यहाँ पर नेगेटिव में जाएगा और y पॉजिटिव में जाएगा, तब आप इस पे आ पाओगे। तो भाई इसमें x को माइनस और y को प्लस लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई x को नेगेटिव और y को भी नेगेटिव जाना होगा, मतलब दोनों के दोनों माइनस आएंगे। ठीक है, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तब जाके आप तीसरे चतुर्थांश में आते हो। चौथे की बात करते तो यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चलेगा। भाई ऐसे ही चारों चतुर्थांश में जाया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि भाई जब भी वो x और y होता है, इसमें पहले वाले को कहा जाता है भुज और दूसरे वाले को कहा जाता है कोटि। भाई ये चीज़ हो गया। इतनी बातें जानने के बाद अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, अब बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कैसे। तो भाई पहले पार्ट की बात करें तो कोटि 2 है और भुज -3 है, मतलब x ये है और ये y है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो भाई क्या आ रहा है हमारे पास, तो भाई -3 और 2 आ रहे हैं। भाई आ रहे हैं। पहले पार्ट की बात की जाए तो भुज क्या है -3 और कोटि क्या है 2, ये लिख दिया हमने। अब इसको देखो इसी में कहाँ पर है, तो भाई पहला माइनस दूसरा प्लस, यही है। भाई आपको जस्ट माइनस प्लस देखना है, संख्या नहीं देखनी, बस आपको माइनस प्लस देखना है। भाई x माइनस का है और y प्लस का है, तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई क्या है, तो भाई ये क्या है, इधर माइनस और इधर प्लस है, ये इसमें आ रहा है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो है दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है भाई, ये दूसरे चतुर्थांश में है। सेकंड की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, तो भुज है 4 और कोटि है -2, मतलब ये x और ये y है, यानी हम इसमें लिख सकते हैं ये आ गया -4 और -2। अब आप इसमें देखोगे दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव किस में था भाई, तीसरे में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है, ये तीसरा चतुर्थांश है। चलो भाई ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में क्या है, कोटि 3 है और भुज 4 है, मतलब ये x है और ये y है। ठीक है, x 4 है और y 3 है, मतलब मैं इसको लिखूंगा भाई 4 और 3, और दोनों प्लस में, और दोनों प्लस का मतलब कहाँ जा रहा है, तो पहले चतुर्थांश में जा रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट। डन, तो भैया आ गया। उसके बाद हम आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथा पार्ट कौन सा है, चौथा पार्ट यहाँ है भाई, ये भुज दे रखा है भाई x और ये y, यानी हमारे पास है -2 और 3। भाई -2 और 3 है। अब ये की बात करें x माइनस में y प्लस में, तो x माइनस में और y प्लस में, ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। तो भाई इसमें भी हम करते हैं भाई क्या आ रहा है, भाई ये दूसरे में जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास।
जैसे कि हमने पहले में भी दूसरा आया था, क्योंकि ये भी माइनस प्लस था, ये भी माइनस प्लस है। इस तरह से हमने चारों पार्ट को कर लिया भाई कहाँ पर ये स्थित है, यानी आपको बस इसको पता करना है कि कहाँ माइनस प्लस होता है, उसके अकॉर्डिंग चारों चतुर्थांश हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात बहुत होती है जब ये उल्टा करके दे देता है, भाई पहले कोटि दिया बाद में भुज दिया। आप सोचोगे नहीं यार क्या पता कोटि x होता हो, तो भाई ऐसा नहीं होता यहाँ पर आपको बस बिल्कुल कंफर्म पता होना चाहिए कि पहला वाला x जो होता है वो भुज होता है और दूसरा y जो है वो कोटि होता है। डन। और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और यहाँ पर जो भी आपकी गलती होने के चांसेस थे हर एक चीज़ को यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, एक बिंदु x अक्ष से लंबित दूरी 4 एकक है। मतलब इसने क्या कर रखा है, x अक्ष से एक लंबित दूरी 4 डिस्टेंस पर है। चलो ठीक है, y अक्ष से लंबित दूरी 5 एकक पे है, मतलब y से 5 दूरी पर है, x से 4 दूरी पर है। चलो ये भी बहुत बढ़िया। अब कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए, पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों चतुर्थांश में लिखना है। अरे वाह, ये कैसे लिखा जाएगा? तो भाई यहाँ की मैं बात करूँ तो भाई इसमें अगर मैं यहीं पर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये लिखा भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भाई लिख दिया इसमें। -3 -4 -5, भाई -1 -2 -3 -4 -5, भाई ये चीज़ हमने लिख दी। ठीक है, इसने क्या कहा है कि भाई इसने कहा है x का डिस्टेंस 4 है और y से डिस्टेंस क्या है 5 है, लेकिन क्या कर रखा है x से लंबित दूरी। x से लंबित दूरी मतलब x पर एक लंबवित दूरी है, मतलब x पे मान लो 3 पर कोई लंबवित दूरी है। ठीक है, और ये कितनी दे रखी, 4, भाई ये 4 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो 4 आया वो 4 x का मान है कि y का मान है? तो भाई यहाँ से ये 4 ऊपर गए तो मतलब वो y का मान होगा। ठीक है, यानी आप यहाँ देखोगे x से लंबवित दूरी है, इसका मतलब ये y का मान 4 दे रखा है। ठीक है, और y से लंबित दूरी याद रखा है, मतलब ये x का मान 5 दे रखा है, ये याद रखना। ठीक है, x का मान 5 है और y का मान 4 है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी यहाँ से आपका एक फॉर्मेट नया पता चला, क्या कि जब भी लंबवित दूरी की बात करें तो x से लंबित दूरी है तो वो y का बिंदु होगा, और y से लंबित दूरी है तो वो x का बिंदु होगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि पहले चतुर्थांश में होना चाहिए, और हमें पता है पहले चतुर्थांश में क्या होता है, तो दोनों प्लस होते हैं। ठीक है भाई, और दूसरे में क्या होता है, तो भाई पहला माइनस और दूसरा प्लस होता है। ठीक है, और तीसरे की बात करें तो दोनों माइनस होते हैं, और चौथे की बात करें तो भाई पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है। भाई ये हमारे चारों चतुर्थांश थे। ठीक है, चलो अब इसने कहा है भाई x का मान 4 है और y का मान 5 है। ठीक है, यानी सॉरी x का 5 है और y का मान 4 है, यानी दोनों पॉजिटिव, यानी इसको लिखना पड़ेगा हमें 5 और 4, इसको लिखना पड़ेगा -5 और 4, और इसको लिखना पड़ेगा -5 और -5, और इसको लिखना पड़ेगा 5 और -4, सॉरी 4 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है भाई, ये भी माइनस का ही है, और यहाँ की बात करें तो ये कितना आ रहा है भाई, -4 आ गया। ठीक है, यानी कि इस साइन के बिहाफ पर हमने इनको प्लस माइनस में लिख दिया है। अब इसको यहाँ पर दर्शाना है, दर्शाएंगे कैसे, तो दर्शाने की बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, पहले वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, इसको हमने मान लिया a, ये मान लिया a, ये है b, और ये है c, और ये है d। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। ओके, अब भाई 5 और 4 कहाँ होगा, तो x का मान 5 और y का मान 4, यानी बिंदु यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया 5 और 4 जो कि हमने a माना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, -5 और 4 है, तो x का मान -5 गया और y का मान 4 गया, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, जो कि हमने लिखा भाई -5 और 4 है, और ये क्या दूसरे बिंदु दूसरे में आ गया, क्या ये दूसरे में आ रखा है, बता दो मेरे को भाई। ये पहले चतुर्थांश में है, बिल्कुल पहले में है। ये की बात करें दूसरे में आ गया तो भाई बिल्कुल दूसरे में आ गया। अब अगला तीसरे में आना चाहिए, क्या है भाई, x -5 और y -4, x -5 और y -4, मतलब यहाँ पर आएगा बिंदु। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -5 और -4। डन, तो ये किस में आ गया हमारे पास, तो ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में आ गया। जैसे कि हमें पता है ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, और ये तीसरा होता है, और ये चौथा होता है। ठीक है, तो भाई ये 3 में आ चुका है। चौथे की बात करें, क्या ये चौथे में आएगा, तो भाई x 5 है और y -4 है, x 5 गया और y -4, मतलब नीचे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, जिसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा। ठीक है, x 5 और y -4 आ गया।
ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास डी बिंदु। ये चारों बिंदु हमने दर्शा दिए और इसने कहा था इस दूरी के हिसाब से हम यहाँ पर ये चारों चतुर्थांश में इस बिंदु को दर्शाएंगे। अब देखो किसी भी चतुर्थांश में उठाओ और उसमें चेक करो क्या उसमें x से लंबवत दूरी 4 है और y से 5 है। तो हमने जैसे उठाया, मान लो कि इस बिंदु को देखते हैं, तो इसकी बात करें तो x से कितनी दूरी पर, तो इसकी दूरी में ज्ञात करो, तो ये कितना है, तो ये आप देखोगे तो भाई 4 है, भाई 4 ही है। ठीक है, अब बात करें भाई y से कितनी दूरी है, y से कितनी दूरी है, तो भाई ये कितनी दूरी है, तो भाई 5 की दूरी है। तो भाई y से दूरी 5 की है और x से दूरी 4 की है, तो क्या यही था, x से दूरी 4 की और y से दूरी 5 की, तो बिल्कुल सही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो भाई ये चीज़ भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है एक चोर तथा एक पुलिस जेवर पेटी से बराबर दूरी पर है। ठीक है भाई, एक चोर एक पुलिस, एक जेवर पेटी मान ली हमने। ठीक है, ये भाई यहाँ पर चोर है, ठीक है, ये चोर हो गया और ये पुलिस हो गया। ठीक है भाई, ये चीज़ है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये भी x की दूरी पर है और ये भी x की दूरी पर है। ये थोड़ा पास लग रहा है, कोई बात नहीं, मान लो बराबर दूरी पर है। ठीक है भाई, अब ये क्या रखा है, यदि जेवर पेटी क्या कर रखा है, यदि जेवर पेटी मूलबंदी पर है, मतलब मूल बिंदु पर है, सॉरी मूलबंदी नहीं, मूल बिंदु पर है, तो यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं बताऊं कि भाई यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर एक ग्राफ मैं खींचता हूं, ठीक है, ये हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि जो जेवर वाली पेटी है वो कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है, यानी ये जो O पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, पेटी है। जैसा कि इसने कहा है कि ये यदि जेवर पेटी मूल बिंदु पर है, मतलब वो 0 0 पर है, यानी इसके निर्देशांक क्या है, 0 0 है। ठीक है भाई, और इसने कहा है पुलिस वाले के खड़े होने के स्थान बिंदु कितना है, 0 5 है, यानी पुलिस जो है वो 0 5 पर खड़ा है। ठीक है भाई, ये यहाँ खड़ा है, तो भाई खड़ा है, तथा चोर के खड़े होने की स्थिति स्थान बिंदु की कोटि 0 है। मतलब क्या है, इसने ये कहा है जो चोर खड़ा है ना उसमें कोटि 0 है। कोटि 0 है मतलब भाई ये तो 0 है भाई, ठीक है, और x कुछ ना कुछ रहा होगा उसका, तो इसने कहा है तो चोर के खड़े होने का स्थान आपको बताना है। ठीक है भाई, चोर के खड़े होने का स्थान बताना है, वो कहाँ होगा, स्थान का निर्देशांक लिखिए। अब इसमें मैं यहाँ पर लिखूँ, भाई यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, भाई 0 0 है, भाई ये 0 0 क्या है, पेटी है। उसके बाद इसने ये कहा है कि भाई इसमें पहले मैं बिंदु लिख देता हूं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक मिनट, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5 और यहाँ देखा जाए तो भाई -1 -2 -3 इस तरह से। ठीक है भाई, अब इसने क्या कहा है कि भाई जो पुलिस है वो कहाँ है, 0 और 5 में, मतलब x 0 और y 5, x 0 और y 5 कहाँ होगा, तो x पे नहीं चले y पे चले, मतलब ये यहाँ पर, यहाँ की बात करें तो ये पुलिस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई ये बिंदु जो है जो कि 0 और 5 है, और ये किसकी बिंदु है, तो ये पुलिस का बिंदु है, P फॉर पुलिस हो गया, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, तो उसके बाद की बात करें, चोर में ये कहा गया है कि भाई इसमें y अक्ष 0 है, जैसा कि हम यहाँ दोबारा पढ़ लेते हैं, चोर के खड़े होने का स्थान बिंदु जो है उसमें कोटि जो है वो 0 हो, कोटि क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है भाई, तो चोर के खड़े होने का स्थान क्या होगा, कोटि 0 का मतलब क्या हो रहा है, यानी कोटि जो है 0 तब होगा, y 0 तब होगा जब बिंदु x अक्ष पर होगा, यानी बिंदु x अक्ष पर है, ये तो कंफर्म है। अब x अक्ष पर है और शुरू में ही क्वेश्चन में क्या कहा था कि भाई चोर तथा पुलिस जेवर की पेटी से बराबर दूरी पर है, तो बराबर दूरी का मतलब क्या है, भाई ये कितनी दूरी पर, तो 5 की दूरी पर है, तो चोर कहाँ होगा, तो भाई वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर अगर होता है तो ये बिंदु आएगा 5 और 0 आएगा। ठीक है, ये 5 और 0 आएगा जो कि चोर है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो 5 की, इसकी दूरी 5 की, तो ये भी हो जाएगा। अब बोलोगे सर एक और चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, भाई चोर उसकी जगह यहाँ पे भी तो खड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर भी हो सकता है भाई, बिल्कुल सही, x -5 और 0, तो यानी हम कह सकते हैं चोर के 2 बिंदु हो सकते हैं, चोर या फिर यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है भाई धनात्मक जगह है
तब वो आंसर होता है, अदरवाइज ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर ये चीज़ आ गया तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई हल में, एक मिनट, हाँ जी, हल में आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा भाई चोर का बिंदु जो है, पहले लिखते हैं भाई पेटी, जेवर की पेटी का बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर ले रखा है भाई जेवर पेटी का बिंदु क्या है भाई 0 0 है, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है, पुलिस जो है, जो हमारे पास पुलिस वाला है, तो भाई पुलिस का बिंदु यानी पुलिस वाले का बिंदु कह लो या निर्देशांक कर लो, का निर्देशांक ये कितना है, तो भाई ये है 0.5 है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद बात करें चोर की, चोर का निर्देशांक ये हम लिखेंगे कितना आ रहा है, तो भाई इसमें कोटि को 0 कहा है, मतलब x और 0 होगा, ठीक है भाई ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके समान दो कंडीशन में हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पर ग्राफ में देख लिया, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इससे भी 5 की दूरी और इससे भी 5 की दूरी और इससे तो 5 की है ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तब, और इसी के बराबर लिख देंगे, ये आ जाएगा कितना 5 और 0 आएगा, और या फिर आ जाएगा -5 और 0, ये दो आंसर हो जाएगा। डन। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे हमने देखा प्रश्न नंबर 11, और इसके हल में आते हैं। तो हल की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बिंदु ये और ये दो बिंदु हैं, ठीक है भाई, को आलेखित कीजिए। भाई इसको मतलब आलेख करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। इनको जोड़ने वाले एक सरल रेखा खींचिए, एक अन्य बिंदु -4 और -6 को आलेखित कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या यह उस सरल रेखा पर स्थित है अथवा नहीं है, मतलब ये इसके ऊपर है कि नहीं है, ये देखना है हमें, ठीक है। तो भाई इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ग्राफ पर ही आ जाते हैं। भाई कितने का दे रखा है, 2 4 6 तक जा रखा है, x का मान 6 तक जा रखा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हम इस पर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं भाई। ठीक है भाई, ये हमने बनाया, ये y अक्ष आ गया, अरे y x अक्ष हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर लिखा है x, ये लिखा है x डैश, ये y और ये y डैश, और ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर कहते हैं भाई 1 2 3 4 5 और 6 है। यहाँ की बात करें तो -1 -2 -3 -4 और -5। इधर की बात करें तो 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। इधर की बात करें तो -1 -2 -3 -4 और -5 आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पे हमें ग्राफ में कहाँ तक चाहिए भाई, -6 तक चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये -6 तक लेके आ गया। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई जो जो बिंदु है उसको यहाँ पर लिखते हैं। बिंदु क्या है भाई 2 और -2। तो भाई हमने पहले लिखा यहाँ पर कि भाई ए बिंदु लिख दिया जो कि है 2 और -2, ठीक है। और बी बिंदु लिख दिया भाई, वो क्या है हमारे पास, तो बी की बात करें तो यह है 4 और 4, 4 और 4 आ गया। और सी बिंदु जो इनके बीच में रखना है हमें, वो कितना है -4 और -6, भाई ये चीज़ आ गया। डन। इन तीनों बिंदुओं को हम यहाँ पे दर्शाना शुरू करते हैं और देखते हैं भाई कैसा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 और -2 है, तो 2 और -2 x2 और -2 मतलब ये बिंदु आएगा, ठीक है। ये आ गया 2 और -2, ठीक है। उसके बाद क्या है x4 है और y4 है, यानी मैं लिख सकता हूँ भाई x4 और y4, यानी यहाँ पर बिंदु आएगा, ठीक है। x4 और y4 है। इन दोनों के नाम हमने क्या क्या लिखे हुए हैं, तो ये भाई a है, ये a है और ये b है, ठीक है। इन दोनों को हम मिला देते हैं। भाई मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा ये, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई ये यहाँ से जा रहा है ऐसे,
इसको और नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर मैं इसमें बनाता हूँ एरो का निशान, ये आ गया हमारे पास, डन। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब देख भाई एक और बिंदु सी क्या है, -4 और -6, इसको देखेंगे ये कहाँ बनेगा। तो इसकी बात करते हैं तो x -4 और y -6, और ये बिंदु कहाँ पर आ रहा है भाई, ये आ रहा है यहाँ पर। क्या ये बिंदु इस रेखा पर है, तो भाई नहीं है। तो यही चीज तो हमें यहाँ पर बतानी थी। क्या बताना था, एक अन्य बिंदु -4 और -6 को आलेखित कीजिए और ज्ञात कीजिए क्या यह उस सरल रेखा पर स्थित है अथवा नहीं। तो भाई नहीं है, तो हमने यहाँ पर देख लिया भाई ये नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई बिंदु 2 - 2 तथा 4 4 से बनी रेखा पर -4 और -6 स्थित नहीं है। ठीक है, इस पे स्थित नहीं है, डन। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्वेश्चन ये भी यहाँ पर खत्म होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको बोल सकता है भाई क्या, मतलब छोटी छोटी सिचुएशन बना के कह सकता है कि भाई ये सिचुएशन देखिए, वो सिचुएशन देखिए। यानी आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन को कह क्या रहा है ये, और ये कैसे उसको हमें कंडीशन दे रखा है भाई कैसे क्या कहाँ पर रखना है, कहाँ नहीं रखना। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, फिर खुद से कर लोगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। एक मिनट, और इसी के साथ आज का सेशन भी समाप्त होता है। तो यहाँ हमने निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा कक्षा 9वीं का चैप्टर है, इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यानी अगर आपने ये 11 क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी एग्जाम में अब आपने अपने नंबर को बिल्कुल फिक्स कर लिया है। तो आपको करना बस ये है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करना और एनसीईआरटी को जरूर कंप्लीट करना, ठीक है। इतनी बात कर लेना, उसके बाद भाई कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, चलो भाई यहाँ पर सेशन यहाँ पर समाप्त होता है आज का। और उसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर फ्री मिले आपको, नो, पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको फ्री मिलने वाला है। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है भाई www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है, मतलब क्या सुविधाएं हैं इसमें आपको लिए, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूं तो भाई सुविधाओं के लिए आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, और वो भी कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, देखिए यहाँ पे अलग अलग सेक्शन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और नीचे आते हो तो बहुत से और टॉप में हमारे पास सेक्शंस हैं, स्पोकन इंग्लिश, आईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, भाई बहुत से सेक्शंस हैं, और सबके यहाँ पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं। ओके, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल अरेंज दिया जा रहा है, ऐसा आपको दिया रहा है तो इसके लिए कोई चार्ज पे करना है, तो नो, पूरा अरेंज फॉर्म में है। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। और इसको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने की बात बताऊं तो जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम था तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, आप लोगों को 9वीं कक्षा पे तो 9वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, 9वीं पे क्लिक करते देखोगे 9वीं के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इन जो ये आपके पास सभी टीचर्स विजुअल हैं, अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही आप उस टीचर का पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि आपको मैथमेटिक्स में का कोर्स पूरा स्टडी करना है, तो आप मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते आप देखोगे भाई इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि भाई पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या पद्धति, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी चैप्टर्स यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपके पास है क्या, जैसे आप इस चैप्टर पर क्लिक करोगे, किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट के बारे में बताऊं उसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो, जो बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है। यानी अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ लिया है तो फिर उसके बाद आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके,
चलो भाई, उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए या फिर कहा जाए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो एनसीईआरटी है उसको हमने पूरा कंप्लीट करवाया है, उसके उदाहरण, उसके प्रश्नावली और परिमेय है उसको भी कंप्लीट करवाया है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद एक वन शॉट रिवीजन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपको आपके लिए एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज करवाया गया है। ठीक है, और उस चैप्टर को आप देख लोगे तो पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट वीडियो भी साथ में और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, चलो भाई, ये भी बहुत बढ़िया। और जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल एमसीक्यूज क्वेश्चन आने लगे, तो एमसीक्यूज की पूरी सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद कहा जाए तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद बहुत चीज़ आपको मिलने वाली भी है। और ओके, तो बस साथ में बने रहिए। अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा कंप्लीट पैकेज, वो भी बेस्ट क्वालिटी में आपको मिल रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई इसका फायदा उठाइए। तो करना आपको बस ये है कि यहाँ पर चैप्टर पर क्लिक कीजिए, वीडियो की लिस्ट खुलेगी, वीडियो जो भी आपको देखनी है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में अपने कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।